Good morning, students. Good morning, sir. Very good morning. So you can just, meanwhile, you can just, put on your attendance on the chat box. Right. So in the last class, we were discussing about the water treatment process and the various treatment units we were discussing, right? So we already discussed about the screens and the aeration. Okay, so these two things we have already discussed. Third, I told you to discuss in this class, that was the sedimentation. ओके, तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या होती है वो आज हम लोग देखेंगे. सेडिमेंटेशन टैंक कैसे डिजाइन करते हैं वो हम लोग आज देखेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू कैन से, बिकॉज सेडिमेंटेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में होती है ना. सो लेट अस सी. Okay, so here can you see this sedimentation on this slide? Is it visible? Yes, sir. Okay. So we have already discussed. I've told you. Okay, जो हमने नेक्स्ट लास्ट क्लास में किया था वो आप एक बार देख लीजिए. स्क्रीनिंग हमने देख लिया था. इसमें हमने देखा था कोर्स स्क्रीन होती है, फाइन स्क्रीन होती हैं. ठीक है, स्क्रीनिंग मैंने आपको बताया था. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एरिएशन. एरिएशन किस लिए करते हैं, ये सारी चीजें थी. आयरन मैंगनीज हटाने के लिए, डीओ हटाने के लिए, अडर टेस्ट रिमूव करने के लिए. ठीक है, और रिमूवल ऑफ सम टू सम एक्सटेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को भी इंक्रीज करता है. टाइप्स ऑफ एरिएटर्स हमने डिस्कस किए थे. कुछ टाइप के एरिएटर्स थे. लिमिटेशंस. नाउ द थर्ड यूनिट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इज सो ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या करता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करता है बाय ग्रेविटेशनल सेटलिंग. ग्रेविटेशनल का मतलब क्या है, जो ग्रेविटी के पुल से, ठीक है, अपने आप सेटल हो जाएंगे. ठीक है, ग्रेविटेशनल सेटलिंग वो सब. So sedimentation tanks are designed to reduce velocity of flow so as to reduce turbulence. Sedimentation is based on Stokes law. ओके, सो सेडिमेंटेशन जो टैंक होता है, ठीक है, जो टैंक है सेडिमेंटेशन टैंक, वो हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि हम वेलोसिटी ऑफ फ्लो को स्लो कर सकें. ठीक है, ये वही वाला कंसेप्ट है. मैंने जैसा आपको बताया था कि हम लोग गाँव में अपने घरों में क्या करते हैं कि बकेट में पानी रख देते हैं और उसको सेटल होने के लिए छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, है ना. तो जो जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, सेटलेबल पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे आके बैठ जाते हैं और हम लोग फिर ऊपर से पानी ड्रॉ कर लेते हैं पीने के लिए, है ना. तो ये सारी ये इसी तरीके का कुछ प्रोसेस है. तो सेडिमेंटेशन टैंक में भी क्या हो रहा है, हम वाटर की वेलोसिटी को बिल्कुल स्लो कर देते हैं. ठीक है, ताकि उसको ज्यादा टाइम मिल सके, इसलिए सेटल होने के लिए पार्टिकल्स को, ताकि और क्या हो, टर्बुलेंस भी थोड़ा रिड्यूस हो जाए. ठीक, टर्बुलेंस होगा तो वो सस्पेंडेड ही रहेंगे पार्टिकल्स, है ना. तो इसलिए कि पार्टिकल्स सस्पेंडेड ना रहे, इसलिए इसकी वेलोसिटी को कम कर देते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में. सो अब दो तरीके के सेडिमेंटेशन टैंक्स होते हैं. एक होता है आपका प्लेन सेडिमेंटेशन, दैट इज टाइप 1 सेडिमेंटेशन टैंक बोलते हैं उसको, और दूसरा होता है कोगुलेशन सेडिमेंटेशन, टाइप 2 या फिर क्लैरिफिकेशन बोलते हैं उसको. क्लैरिफिकेशन टैंक या टाइप 2 टैंक या कोगुलेशन सेडिमेंटेशन, किसी भी नाम से आ सकता है. ठीक है, तो दो टाइप के टैंक्स हैं, एक प्लेन सेडिमेंटेशन और एक सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन है. अब क्या क्या होते हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं. इट इज कॉल्ड discrete settling where no coagulants are used. ठीक है, ये सिंपल टाइप के सेडिमेंटेशन टैंक होते हैं. इसमें वही वेलोसिटी कम कर दी जाती है पानी की, थोड़ी देर तक पानी को छोड़ दिया जाता है. उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स अपने आप नीचे सेटल होने लगते हैं. सिंपल टाइप का जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं टाइप 1 सेडिमेंटेशन या फिर प्लेन सेडिमेंटेशन. इसमें किसी भी केमिकल की या कोगुलेंट्स की ऐड करने की जरूरत नहीं होती. अब देखिए जो टाइप 2 होता है, टाइप 2 टैंक है जो, या फिर सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन जिसे हम बोलते हैं,
इसमें हम क्या कहते हैं, केमिकल्स आर एडेड टू फॉर्म फ्लॉक ऑफ सस्पेंडेड एंड कोलोइडल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे केमिकल्स ऐड करते हैं पानी में जिससे कि फ्लॉक बनता है। फ्लॉक मतलब क्या, आप समझ लीजिए कि जैसे कई सारे सस्पेंडेड या कोलोइडल सब्सटेंसेस हैं, वो उस केमिकल से आके चिपक जाते हैं, और उसके उससे उससे क्या होता है, उसका वेट जो है इंक्रीज हो जाता है और पार्टिकल्स अल्टीमेटली नीचे आके सेटल होने लगते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए, डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है प्लेन सेडिमेंटेशन, उसमें कोई भी आपका केमिकल वगैरह यूज नहीं किया गया, वो प्लेन सेडिमेंटेशन है। और इसमें कोगुलेंट्स यूज किए गए हैं, जो केमिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं कोगुलेंट्स। ठीक है, और कोगुलेंट्स क्यों बोलते हैं उनको, क्या है, हम आगे चल के इसको जब ये डिस्कस करेंगे टाइप 2 वाला, तब मैं आपको क्लियर बताऊंगा। ठीक है, फ्लॉक्स बनाता है, और थोड़ा मोटा मोटा आइडिया आपको मैंने दे दिया है। क्या होता है कि जितने भी सस्पेंडेड कोलोइडल सब्सटेंसेस हैं, वो आके इन केमिकल्स से जुड़ते हैं, और वो हेवी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्लॉक बन जाता है, और वो नीचे जाके सेटल होने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके की प्रोसेस होती है टाइप 2 सेडिमेंटेशन। नाउ व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक्स? दो तरीके के हैं, एक तो क्वेश्चन टाइप है और एक कंटीन्यूअस टाइप है। ठीक है, क्वेश्चन टाइप कौन से होते हैं, फिल एंड ड्रॉ, मतलब आप इसमें पानी भरेंगे और निकालेंगे सीधे। और कंटीन्यूअस टाइप वाले, इसमें कंटिन्यूअसली आपका ट्रीटमेंट चलता रहेगा या फिर सेटलिंग चलती रहेगी। देख लीजिए इसमें क्या है, क्वेश्चन टाइप। देखिए इसमें क्या होता है, टैंक इज फिल्ड विद इनकमिंग वाटर एंड इज अलाउड टू रेस्ट फॉर डिटेंशन पीरियड। डिटेंशन पीरियड अब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप ये कई जगह पे सुनेंगे। ठीक है, ये डिटेंशन पीरियड या डिटेंशन टाइम भी लिखा होगा यहीं पे, ये वो टाइम है जिसके लिए वाटर को रोका जाता है, ताकि मतलब जितने में पार्टिकल सेटल हो जाएं, जितनी अमाउंट हमें चाहिए सेटलिंग पार्टिकल्स की, उतने सेटल हो जाएं, वो टाइम होता है डिटेंशन टाइम। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, मान लीजिए 2 घंटे लग रहा है, 3 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं, तो वो क्या होगा, टाइम होगा जितने में पार्टिकल सेटल हो जाते हैं बेसिकली, तो वो डिटेंशन टाइम है। ठीक है, डिटेंशन। So tank is filled with incoming water and is allowed to rest for detention period, generally 24 hours. Detention period is provided. And 6 to 12 hours are required for sludge removal or cleaning tank. तो बेसिकली आपको कितना डिटेंशन टाइम चाहिए होता है, जनरली एक दिन का टाइम चाहिए होता है, 24 आवर्स के लिए आप डिटेन करके रखते हैं वाटर को, डिटेंशन टाइम होता है उसका। और 6 से 12 घंटे रिक्वायर्ड होता है, उसमें जो नीचे स्लज जमा हो जाता है, स्लज इज नाउ अगेन मतलब जो नीचे आके आपके पार्टिकल्स बैठ गए, सेटल हो गए, उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो 6 से 12 घंटे का टाइम उसमें लगता है। तो आप मान लीजिए इसमें ये डिटेंशन टाइम हो गया इसका टोटल। Therefore, total cyclic operation needs 30 to 36 hours. ठीक है, पूरा प्रोसेस मतलब कि टैंक को फिल करना, उससे उसमें सेटलिंग होना, और फिर टैंक को खाली करके उसको क्लीन करना, तो पूरा का पूरा प्रोसेस मान लीजिए कि 30 से 36 घंटे का पूरा ऑपरेशन है। ठीक है, हेंस मिनिमम ऑफ 3 टैंक्स आर रिक्वायर्ड। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 टैंक आपको रिक्वायर्ड होंगे, बिकॉज टू मेंटेन द कांस्टेंट सप्लाई। एक में आप सप्लाई दे रहे होगे, एक को आप क्लीन कर रहे होगे, इस तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, तो आपको मिनिमम 3 टैंक्स का आपको ओके। These tanks will be designed to treat maximum daily demand. Maximum daily demand कितनी होती है, 1.8 times the average daily demand। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो। मैक्सिमम डेली डिमांड क्या करते हैं हम लोग, 1.8 times the average daily demand, ठीक, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। एंड दीज आर ऑब्सोलीट नाउअडेज। अब ये बहुत ही मतलब टीडियस टाइप का जॉब है कि 3 टैंक बनाओ, उसको क्लीन करो, फिर वापस से फिल करो, है ना। तो क्वेश्चन टाइप जो है ये अब ऑब्सोलीट हो गए हैं, अब ज्यादा यूज में नहीं है। राइट नाउ जो अब ज्यादातर यूज में आते हैं वो है हमारे कंटिन्यूअस फ्लो टाइप। कंटिन्यूअस फ्लो टाइप्स क्या होते हैं, इस टाइप के टैंक है, सेडिमेंटेशन टैंक इस तरीके का कंटिन्यूअस, नाम से पता चल रहा है कि इसमें कंटिन्यू फ्लो होता रहता है। ठीक है, द एम ऑफ डिजाइन इज टू अचीव आइडियल कंडीशन ऑफ इक्वल वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है कि आपकी इक्वल वेलोसिटी रहे हर जगह पे। डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ फ्लो दीज में बी फॉलोइंग 3 टाइप्स। अब किस किस टाइप के फ्लो पे डिपेंड करता है, 3 टाइप के होते हैं। देखिए, एक होता है हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक, दीज आर रेक्टेंगुलर टैंक्स, इसमें हॉरिजॉन्टली फ्लो होता है वाटर का। एक होता है स्पाइरल और रेडियल फ्लो, दीज आर सर्कुलर टैंक्स, इसमें स्पाइरल तरीके से और रेडियल के फॉर्म में पानी का फ्लो कराया जाता है और हल्के हल्के पार्टिकल्स को सेटल कराया जाता है। ठीक है, सर्कुलर टैंक्स होते हैं बेसिकली। और एक होता है वर्टिकल फ्लो, दीज आर हॉफर बॉटम टैंक, इसमें क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ पानी को लाया जाता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ पानी का फ्लो कराया जाता है और उसके बाद पार्टिकल सेटल होने लगते हैं, तो ये वर्टिकल फ्लो बोलते हैं इसको। ठीक है, ये 3 तरीके कंटिन्यूअस टाइप ऑफ टैंक हैं। So first we'll discuss this horizontal flow rectangle sedimentation tank.
ओके। तो रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक हम लोग सबसे पहले डिजाइन करने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा यूज भी यही होता है हॉरिजॉन्टल फ्लो वाला जो है। ठीक है। इसके क्या assumptions हैं? द सेटलिंग ऑफ पार्टिकल इज सेम एज इन द केस ऑफ क्वेश्चन टाइप ऑफ इक्वल टाइप। ठीक है। तो सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स उतना ही होता है जितना क्वेश्चन टाइप में होता था। ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें ज्यादा सेटलिंग हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट इसमें जरूर टाइम और एफिशिएंसी बेटर रहती है। ठीक है। सो लेट अस चेक। द फ्लो इज हॉरिजॉन्टल एंड स्टेडी एंड सेटलिंग वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। तो फ्लो जो है वाटर का वो हॉरिजॉन्टल तरीके से होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे हॉरिजॉन्टल होगा, एंड स्टेडी एंड सेटलिंग वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। जो वेलोसिटी है, सेटलिंग वेलोसिटी, वो यूनिफॉर्म तरीके से होगी। ठीक है। सेटलिंग वेलोसिटी मतलब ये इंपॉर्टेंट टर्म है, जिस वेलोसिटी से पार्टिकल सेटल कर रहे हैं नीचे टैंक में, है ना। मान लीजिए आपको ये टैंक है इस तरीके का, है ना, यहाँ से पानी आपको अंदर आया। ठीक है। यहाँ से पानी आया आपका और ये पानी का लेवल है। तो ये जिस वेलोसिटी से आपको पार्टिकल नीचे को सेटल करेंगे, कुछ ऐसे मान लीजिए ये इस तरीके से नीचे सेटल होंगे पार्टिकल्स, राइट। तो कितनी वेलोसिटी से नीचे सेटल हो रहे हैं उसको बोलते हैं सेटलिंग वेलोसिटी, और यहाँ आके नीचे आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, नीचे सेटल हो जाते हैं सारे के सारे। ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल फ्लो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से पानी आता है और हॉरिजॉन्टली फ्लो करता है, और यहाँ से आप फिर विड्रॉ करते हो पानी को। तो ये फ्लो किस तरीके का हॉरिजॉन्टल है, इस बीच में ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो है वो नीचे बैठते रहते हैं। ठीक है। मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल होते रहते हैं नीचे। The concentration of suspended particles is same at all vertical cross sections। तो ये भी एक assumption है कि सारे vertical cross sections पे पार्टिकल जो है, कंसंट्रेशन जो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स का वो सेम होगा। ठीक है। ये भी assumption है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, assumption है, ये डिजाइन करने के लिए हमें ये लेना पड़ता है। The particles are removed when they reach at the bottom of the settling zone। ठीक है। और ये भी एक assume करके चलते हैं कि जब पूरे के पूरे पार्टिकल सेटल हो गए नीचे, उसके बाद हम उसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल अभी सस्पेंडेड फॉर्म में नहीं है, सारे के सारे सेटल हो गए जब हम डिजाइन करेंगे उसको। ठीक है। जबकि ऐसी जरूरी नहीं है, ऐसी कंडीशन हो सकता है कि कुछ परसेंट ऑफ द पार्टिकल्स बैठ गए हो नीचे और कुछ अभी भी सस्पेंडेड हो, है ना। कुछ इस जोन पे हो सकते हैं, कुछ इधर हो सकते हैं, कुछ नीचे बैठ गए हो ऑलरेडी, ऐसा हो सकता है। तो ये सारे असम्पशन है डिजाइन करने के लिए। ठीक है। अब देखिए मैं किस तरीके से आपको बता देता हूँ। सो सी, ये आपका एक टैंक मान लीजिए। ठीक है। ये इसकी हाइट है, लेट अस से एच इज हाइट और एल जो है इसकी लेंथ है। ठीक है। तो अभी मतलब मैं आपको इसका फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ, ये समझ के चलिए आप। ठीक है। हाइट दिख रही है आपको और लेंथ दिख रही है, इसमें पूरा पानी है यहाँ पर। ठीक है। तो जो सेटलिंग हो रही है, फ्लो कैसा, वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी वी एफ जो मैंने लिखा है, देखिए वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, मतलब अलोंग द लेंथ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है। और जो वी एस है, जो सेटलिंग वेलोसिटी है, एस मतलब सेटलिंग, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि पार्टिकल नीचे को सेटल कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आप देखिए, कुछ इस तरीके से ये प्रोफाइल बनता है, इस तरीके से पार्टिकल सेटल होने लगता है। और यहाँ पर जो आपको क्लीन जोन मिलता है, यहाँ से आप पानी निकालते रहते हैं, विड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, या फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं इसको, वी एच या फिर वी एफ, या और एक दूसरी है सेटलिंग वेलोसिटी। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। ये इसमें कंफ्यूज मत हुई। फ्लो फ्लो वेलोसिटी कैसी है, हॉरिजॉन्टल टाइप है, और सेटलिंग वेलोसिटी क्या है, नीचे वर्टिकल टाइप। तो अब इसमें कैलकुलेशंस कैसे रहते हैं, कैसे हम लोग डायमेंशंस वगैरह, टाइम वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। लेट टी इज द डिटेंशन।
Dear students, can you just confirm that this screen is visible to you? No, sir. No, sir. Okay, is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, there was this power cut, so what can we do? This is irony that we are living in Dhiri, where we have Asia's biggest, hydropower dam, and we are facing electricity cut every time. So this is very big irony. I don't know what to say. Chalo, jo bhi hai. Let's come back to the class. So I was telling you about the detention time, right? T. Let us say T is the detention time. वो detention time मैंने आपको पहले बताया. Detention time वो टाइम है जितने टाइम के लिए आपको उसको पानी को हल्के रोक के रखना है ताकि वो पार्टिकल सेटल हो जाए. जितने टाइम में वो पार्टिकल सेटल हो जाए, बेसिकली दैट इज योर डिटेंशन टाइम. एज सिंपल एज दैट. ओके, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? T इक्वल्स टू L अपॉन VF. अब ये चीज देखिए, ये टर्म आपको ना बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा. जब आप टाइम डिटेंशन टाइम निकाल रहे हैं यूजिंग लेंथ, ठीक है, अलोंग द लेंथ, तो आप इसमें यूज करेंगे VF, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो या फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. ठीक है, इसको आप यूज करेंगे L अपॉन VF. ठीक है, या फिर आप टाइम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द टैंक अपॉन डिस्चार्ज, B इंटू L इंटू H, मतलब कि जो विड्थ है, लेंथ है और हाइट है टैंक की अपॉन द डिस्चार्ज Q. सो दिस विल बी इन मीटर क्यूब. ठीक है, आपको वॉल्यूम आ जाएगा और डिस्चार्ज इज इन मीटर पर सेकेंड. सो आप लोग इसको यूज करेंगे इससे. ठीक है, सो दिस विल बी योर volume of the tank and the discharge. For this formula is applicable only for the rectangular tank. Okay, so here you can also see that this T आप किससे और फाइंड कर सकते हो? H अपॉन VS. तो अगर आप H वाला पोर्शन ले रहे हो, अगर आप इसके थ्रू निकालना चाह रहे हो डिटेंशन टाइम, देखिए इन दोनों फॉर्मूले से आपका आ जाएगा. ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा. So you can find detention time from this as well as this, but आपको ये ध्यान रखना है जब आप along the length ले रहे हो तो आपको flow velocity VF लेना है. ओके, और जब आप लोग जब आप लोग डेप्थ ले रहे हो, H हाइट ले रहे हो, तो आपको सेटलिंग वेलोसिटी VS लेना है. ठीक है, सो इससे आप कंपेयर कर सकते हो कि T इक्वल्स टू L अपॉन VF यहाँ से आएगा और H अपॉन VS यहाँ से आएगा. सो आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ से मिल जाता है कि velocity, flow velocity upon settling velocity is nothing but length upon the height. ठीक है, ये फॉर्मूला ये आप ध्यान में रख सकते हो इस चीज को. ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ ध्यान में रखने वाली बात है नहीं. आप तो बस ये डायग्राम को थोड़ा ध्यान में रखिएगा बस, और ये चीज ध्यान में रखिएगा डिटेंशन टाइम निकालने के लिए. टाइम कैसे निकलेगा? ये मीटर है, ये मीटर पर सेकंड पे है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यू गेट सेकंड्स, है ना. टाइम सेकंड्स में आ जाएगा. So that is simple calculation. तो आप लोग ये बस ध्यान रखिएगा, जब लेंथ वाला लेंगे तो फ्लो वेलोसिटी लेना है, और जब हॉरिजॉन्टल ये हाइट लेंगे तो सेटलिंग वेलोसिटी लेना है. बस ये ध्यान रखिएगा. सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर द रेक्टेंगुलर टैंक ओनली. ठीक है, और वही हम डिजाइन कर रहे हैं फिलहाल. Here VS is the settling velocity of particle. ये मैंने आपको बताया which enters top surface at entry point. एंट्री पॉइंट कहाँ होगा? मान लीजिए यहाँ से पानी आ रहा है, ये इसका एंट्री पॉइंट है यहाँ से. ठीक है, ये कोई एक पार्टिकल है मान लीजिए, लेट अस से दिस इज पार्टिकल जो कि किस वेलोसिटी से नीचे सेटल हो रहा है? VS वेलोसिटी से. ठीक है, हल्के हल्के करके सेटल होते जा रहा है नीचे. एंड रीचेस टू बॉटम सरफेस ऑफ सेटलिंग जोन एट द एग्जिट पॉइंट. और हम ये मान के चल रहे हैं कि वो एग्जिट पॉइंट पे आके यहाँ पर आते आते इधर सेटल हो जा रहा है पूरा का पूरा. ठीक है, एग्जिट पॉइंट पे वो आके सेटल हो जा रहा है. It means those particles which will settle with velocity Vs dash greater than or equals to Vs will be 100% removed. अब ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझिएगा. मान लीजिए किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है Vs डैश, ठीक है, और सेटलिंग वेलोसिटी पार्टिकल्स की कितनी है? Vs है. तो अगर इस वेलोसिटी से अगर पार्टिकल सेटल हो रहे हैं तो वो नीचे आके पूरे के पूरे सेटल हो जाएंगे, यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, और 100% उसका रिमूवल हो जाएगा. हम इसको लास्ट में यहाँ से रिमूव कर लेंगे. लेकिन अगर मान लीजिए आपकी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी Vs से कम है, जो सेटलिंग वेलोसिटी होनी चाहिए पार्टिकल्स की उससे कम है, तो क्या होगा? वो तो सस्पेंडेड रह जाएंगे, होगा कि नहीं?
जब वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी तभी तो पानी के या इसकी इक्वल होगी सेटलिंग वेलोसिटी के, तभी तो नीचे बैठ पाएंगे। इससे कम वेलोसिटी होगी तो वो तैरते रह जाएंगे ऊपर, वो नीचे तो आएंगे नहीं, है ना। तो अब देखिए इसमें क्या है। So it means that those particles which will have velocity vs dash, मतलब जिन particles की velocity greater या equal होगी settling velocity से, they will 100% removed obviously. But if settling velocity of particle is less than vs dash, मतलब किसी particle vs dash मान लीजिए किसी particle की velocity जो है settling velocity से कम है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? इट विल बी फ्रैक्शनली रिमूव्ड, मतलब फ्रैक्शनली रिमूव मतलब कि हम ये मान के चलेंगे कि कुछ पोर्शन उसका रिमूव हो रहा है, बिकॉज पार्टिकल्स एंटरिंग एट लोअर डेप्थ में बी रिमूव। जो लोअर डेप्थ में एंटर हो रहे पार्टिकल्स वो तो रिमूव हो जा रहे हैं, लेकिन जो अपर हाइट में है वो रिमूव नहीं हो पा रहे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्रैक्शनली या फिर पार्शियली रिमूव हो रहे हैं, ठीक है, जिनकी सेटलिंग वेलोसिटी कम है। So if particles have settling velocity less than vs, अगर कोई पार्टिकल ऐसा जिसकी velocity less than settling velocity है, then percentage removal is given by, कितना परसेंट रिमूव होगा वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। velocity of the particle vs upon vs dash मतलब पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी, और vs है जो सेटलिंग वेलोसिटी है एक्चुअल में इनटू 100, ठीक है। इससे परसेंटेज निकल जाएगी कि कितना परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल सेटल हो चुके हैं, ठीक है। सॉरी, इससे ये निकलेगा कि कितने पार्टिकल्स की सेटलिंग वेलोसिटी vs से कम है, तो कितना परसेंटेज रिमूवल हुआ है वो आप इससे निकाल सकते हैं। कितना परसेंटेज, कितना फ्रैक्शंस या फिर परसेंटेज में आप निकाल सकते हैं इसको, कितना रिमूव हुआ है, ठीक। तो अभी इसको आगे चल के देखेंगे, न्यूमेरिकल से आपको इजी हो जाएगा। सो अब आप इसमें मान लीजिए लेट h इज द स्मॉल h इज द हाइट एट विच पार्टिकल एंटर, ठीक है, एंड h इज स्मॉलर देन और इक्वल टू h। तो आपका जो हाइट थी, जो आपकी हाइट थी h, कैपिटल H, ठीक है, मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ से एंटर कर रहा है, जो इस हाइट से कम हाइट से ये पार्टिकल एंटर कर रहा है, मतलब मान लीजिए यहाँ से ये कुछ, ये आपकी ओवरऑल हाइट है h, और यहाँ पर मान लीजिए इस जगह से कहीं से पार्टिकल एंटर कर रहा है जो कि h है, स्मॉल h, यहाँ से यहाँ तक का ले लीजिए, ठीक है, दिस हाइट h, ठीक है। अभी क्या बताना चाह रहा है देखिए, लेट h इज द हाइट एट विच पार्टिकल एंटर, h इज लेस देन और इक्वल्स टू h which are removed and hence velocity vs dash। तो vs dash कैसे निकाल सकते हैं हम उससे, इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो कि velocity of the particle upon the settling velocity is equals to h, जहां से पार्टिकल एंटर कर रहा है, और the total height of the tank, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, कहीं कहीं पे ये यूज में आ सकता है ये रिलेशन। और जो vs है सेटलिंग वेलोसिटी जिसे मैं बोल रहा हूँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओवरफ्लो रेट और सरफेस ओवरफ्लो रेट, ठीक है। ये दो टर्म आप बहुत ध्यान में रखिएगा, क्योंकि vs ओवरफ्लो रेट या फिर सरफेस ओवरफ्लो रेट के नाम से भी आपको कई बार देखने को मिलेगा, क्वेश्चन में पूछ लेता है ओवरफ्लो रेट लिखा है, अगर सरफेस ओवरफ्लो रेट आएगा तो आप समझ जाना कि vs which is given by q upon bl, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सरफेस लोडिंग रेट। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, vs को आप निकाल सकते हैं q अपॉन bl से, ठीक है। नहीं तो आप, अगर आपके पास टाइम गिवन है, डिटेंशन टाइम गिवन है, तो आप vs यहाँ से भी निकाल सकते हो, सिंपल है, ठीक है। कोई भी फॉर्मूले से आप यूज करके निकाल सकते हो। सो अगर आपको टाइम और t डिटेंशन टाइम पता है तो आप, और हाइट पता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। अगर आपको डिटेंशन टाइम नहीं पता है और आपको vs निकालना है, तो आप डिस्चार्ज अपॉन b इंटू एल वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं सरफेस लोडिंग रेट, ठीक है, vs, और जो vf होता है उसको बोलते हैं, सॉरी, सरफेस ओवरफ्लो रेट, तो इसको हम लोग vf को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी भी हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। इज अ डिजाइन प्रॉपर्टी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। तो ये डिजाइन प्रॉपर्टी है, सरफेस ओवरफ्लो रेट जो है हमारा, ये डिजाइन प्रॉपर्टी किसकी है, सेडिमेंटेशन टैंक। डिजाइन प्रॉपर्टी मतलब कि सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन करते वक्त हम लोगों को इसको यूज में लाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको vf निकालना है, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाता है डिस्चार्ज अपॉन b इंटू h, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, डिस्चार्ज अपॉन b इंटू लेंथ वाला डायमेंशन आ गया है तो vs है सेटलिंग वाला, और vf में आ गया ये हाइट वाला फैक्टर, ठीक है। जबकि जब मैंने आपको ऊपर बताया था तो इसका रिवर्स था, देखिए यहाँ पर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जब मैंने आपको टाइम के रिलेशन में बताया था तो बताया था कि जब आप लेंथ ले रहे हैं तो vf होगा
फ्लो वाला, बी एफ फ्लो वेलोसिटी, और जो हाइट के रिलेशन में ले रहे हैं तो वी एस सेटलिंग वाला लेंगे टाइम वाले में, ठीक है। बट यहाँ पर उल्टा हो गया, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वी एस में आ गया है लेंथ वाला फैक्टर और वी एफ में फ्लो वाले में आ गया है हाइट वाला फैक्टर, ठीक है। तो ये रिवर्स हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये फॉर्मूला आप जरूर ध्यान में रखिएगा कैसे। तो इस तरीके से आप वेलोसिटी या फिर सरफेस ओवरलोडिंग रेट या फिर हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी जो भी आपको चाहिए होगा वो निकाल सकते हैं यहाँ से। So settling velocity of particle having diode d dash can be computed using Stokes law। अब Stokes law आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह में या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह में स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में काफी ज्यादा यूज होता है इसका, है ना। तो स्ट्रोक्स लॉ आपने पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला गिवन है आपको, वी एस डैश मतलब किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी सेटलिंग, कितनी वेलोसिटी से कोई पार्टिकल सेटल कर रहा है वो वी एस डैश, राइट। सो इसका फॉर्मूला क्या है, जी इंटू रो एस इंटू माइनस रो डब्ल्यू इंटू डी स्क्वायर मतलब डी डैश स्क्वायर होगा पार्टिकल की, ठीक है, पार्टिकल का डायमीटर है, अपॉन 18 इंटू म्यू, म्यू इज योर काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। इसको आप डायनामिक विस्कोसिटी और इसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए, ये आप लोगों ने पहले देखा भी होगा सेटलिंग वेलोसिटी का। सो दिस कैन वेरी, अगर ये काइनेमेटिक उसमें है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डायनामिक उसमें है तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं उसमें, ठीक है। एंड ये जो ये है रो एस और रो डब्ल्यू है, ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, डेंसिटी ऑफ सब पार्टिकल है जो पार्टिकल सेटल हो रहा है, ठीक है। डी उसका डायमीटर है, जी इज ग्रेविटेशनल जो बेसिकली एक्सीलरेशन हम जिसे कहते हैं, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके किसी भी पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी निकाल सकते हो, वी एस डैश। तो अगर आपको वी एस पता हो, ठीक है, सेटलिंग वेलोसिटी कितनी है आपको पता है, किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, टी इक्वल्स टू वी एस अपॉन एच वाले फॉर्मूले से निकाल लें या फिर जिससे भी आप निकालना चाहें, और आपको वी एस डैश पता है, मतलब किसी पार्टिकल की सेटल होने की वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। इससे आप पता लगा सकते हैं अगर वी एस डैश जो है इस वाली वेलोसिटी से ज्यादा है, कोई पार्टिकल की वेलोसिटी सेटलिंग वेलोसिटी से ज्यादा है तो 100% रिमूव हो जाएगा, वो पूरा का पूरा सेटल हो जाएगा, या इसके इक्वल है। तो अगर वी एस डैश कोई भी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कम है इससे, किससे, वी एस से, मतलब सेटलिंग वेलोसिटी से कम है, तो वो पूरा रिमूव नहीं हो पाएगा, वो पार्शियली रिमूव होगा, वो पार्शियली रिमूव होगा, फ्रैक्शनली रिमूव होगा, तो उसका परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया कैसे आप परसेंटेज में निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला से वी एस डैश अपॉन वी एस इंटू 100, तो कितना परसेंटेज रिमूवल हुआ वो आपको निकल आएगा, ठीक है। अब देख लीजिए सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। एक तो है डिटेंशन टाइम, जो मैंने अभी आपको बताया था, डिटेंशन टाइम टी, ठीक है। इट शुड बी 4 to 8 आवर्स फॉर प्लेन सेडिमेंटेशन। जो टाइप 1 सेडिमेंटेशन टैंक है या फिर प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक है उसके लिए इट शुड बी 4 to 8 आवर्स, 4 से 8 घंटे का टाइम होता है डिटेंशन टाइम, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि कई बार ये डेटा नहीं गिवन होता, आपको अज्यूम करना पड़ता है, तो आपको कितना अज्यूम करना पड़ेगा ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर आप प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन कर रहे हो तो यू शुड टेक इट बिटवीन 4 to 8 आवर्स, ठीक है। डिटेंशन टाइम इज 4 to 8 आवर्स एंड 2 to 4 आवर फॉर कोआगुलेशन सेडिमेंटेशन या फिर टाइप 2 टैंक। टाइप 2 टैंक के लिए 2 से 4 घंटे का डिटेंशन टाइम है। देखिए इसमें डिटेंशन टाइम ज्यादा है, 8 घंटे तक का आप लोग इसको पानी को पार्टिकल्स को सेटल होने के लिए छोड़ रहे हो, ठीक है। बट कोआगुलेशन विद सेडिमेंटेशन मतलब कि सेडिमेंटेशन विद कोआगुलेशन मतलब कि जिसमें आप केमिकल्स का यूज कर रहे हो उसमें आपको सिर्फ 2 से 4 घंटे के लिए डिटेंशन टाइम रखना पड़ रहा है, तो ये कम टाइम में आपको जल्दी पार्टिकल्स को सेटल करा देते हैं केमिकल्स, ठीक है। It is theoretical time required by a particle to pass from entry to exit or time required for settling a particle from top to bottom। तो ये डिटेंशन टाइम कौन सा टाइम है, वो टाइम जिससे पार्टिकल टॉप से लेके बॉटम में आ जाए या फिर एंट्री पॉइंट से लेके एग्जिट पॉइंट तक का वो पहुंच जाए, ठीक है, विद वेलोसिटी वीएस। और इट इज टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। तो कितना टाइम उस टैंक को फिल करने में लगना चाहिए, ये भी वो डिटेंशन टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला शायद हम लोग ऊपर देख चुके हैं ऑलरेडी, T इक्वल्स टू एल अपॉन वी एफ, मैंने बताया था जब आपको टाइम निकालना है तो
एल अपॉन, अगर आप लेंथ वाला फैक्टर ले रहे हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी लेनी है वी एफ, और अगर आप एच वाला फैक्टर ले रहे हैं तो आपको वी एस सेटलिंग वेलोसिटी लेनी है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और इसके अलावा ये फॉर्मूला भी आपको पता था, T इक्वल्स टू वी अपॉन क्यू फॉर रेक्टेंगुलर टैंक। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। तो वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज जो है वो रेक्टेंगुलर टैंक से है, एंड T इक्वल्स टू डी स्क्वायर 0.001 डी प्लस 0.785 एच अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। अगर आपको बोल दे क्वेश्चन में कि आपका जो टैंक है वो रेक्टेंगुलर टाइप नहीं है, वो सर्कुलर टाइप है, तो आपको टैंक टी डिटेंशन टाइम निकालने के लिए उसका ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ द टैंक। ओके, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। बाई चांस अगर सर्कुलर टैंक पूछ लिया तो आपको इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। रेक्टेंगुलर टैंक है तो यू कैन यूज आइदर दिस फॉर्मूला व्हाटएवर सूट्स। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप चाहें तो फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। ये तो आप ये मतलब आप ये इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला, बिकॉज सर्कुलर टैंक्स आ जाते हैं कई बार। हम लोग डिजाइन करते हैं रेक्टेंगुलर टैंक को और एग्जाम में सर्कुलर टैंक पूछ लेता है। ठीक है, तो पैनिक होने की कोई बात नहीं उसमें, सिर्फ आपको टी का फॉर्मूला यहाँ पर चेंज किया। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं टी इज योर वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज। तो इसका भी आप टाइम जो आएगा सेकेंड्स में आएगा। दिस इज योर मीटर क्यूब वॉल्यूम, डिस्चार्ज आपका आएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो द अल्टीमेट आंसर विल बी इन योर सेकेंड्स, राइट। ये कैंसिल हो जाएगा और ये सेकेंड्स में आपका आंसर आ जाएगा, टाइम निकल आएगा। सो यू कैन फाइंड टाइम यूजिंग दिस फॉर्मूला आल्सो, और दिस whatever the dimensions are given, उसके हिसाब से आप लोग टाइम निकाल सकते हो डिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका ओवरफ्लो रेट। मैंने आपको पहले बताया ओवरफ्लो रेट, सरफेस ओवरफ्लो रेट या सरफेस लोडिंग किसी भी नाम से आ सकता है, उसको आप बोलते हैं वीएस। ठीक है, वीएस का फॉर्मूला क्या है, क्यू अपॉन बी इंटू एल। उसी तरीके से वी एफ का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्यू अपॉन बी इंटू एच करना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, इतना चेंज है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप इसमें गलती कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो ओवरफ्लो रेट होता है, सरफेस लोडिंग होती है, वो कितनी होती है प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में, विच इज टाइप 1 टैंक। इसमें कम से करीब करीब होती है ये 500 to 700 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। अब इसकी यूनिट देखिए किस तरीके से मतलब लोडिंग हो रही है, ओवरफ्लो रेट है ना, इसको बोलते हैं ओवरफ्लो रेट। तो आप ये देख लीजिए लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना लीटर पर आवर पानी आ रहा है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली डिस्चार्ज अपॉन मीटर स्क्वायर है वो। तो अगर आप इसको पूरा का पूरा कन्वर्ट करना चाहेंगे तो मीटर पर आवर में आएगा आंसर, तो दैट इज वेलोसिटी ओनली, है ना। क्योंकि लीटर और मीटर स्क्वायर को आप कैंसिल करेंगे, लीटर को आप मीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं, 1000 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर से मीटर स्क्वायर से मीटर वो कट जाएगा, तो मीटर पर आवर में बचेगा, दैट इज योर वेलोसिटी। तो इस तरीके से, बट इसको जो डिनोट करने का तरीका होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, क्योंकि ओवरफ्लो रेट है, किस रेट से आपका ओवरफ्लो हो रहा है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 500 से 700 लीटर पर आवर, हर एक घंटे में इतना पर मीटर स्क्वायर एरिया पे लोडिंग हो रही है, ओवरफ्लो रेट इसको बोलेंगे। या फिर अगर आप डे के टर्म में देखना चाहते हैं तो ये हो जाता है 12,000 से 18,000 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। इतनी इसकी जो है ओवरफ्लो रेट है। ठीक है, और अगर वो कोगुलेशन सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन मतलब टाइप 2 टैंक है, तो मैंने आपको बता दिया जिस टैंक में आपको केमिकल्स यूज करने पड़ेंगे, अगर वो टाइप 2 टैंक है आपका, देन इसकी वेलोसिटी देखिए बढ़ जाती है, ये हो जाती है 1000 से 1250 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। देखिए पर आवर में कितना लीटर, 1000 लीटर तक का ये सेटलिंग ओवरफ्लो रेट आ रहा है इसका। और उसी तरीके से पर डे में देखेंगे तो ये भी 24,000 से 30,000 हो जाएगा लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। तो आप दोनों कंपेयर कर सकते हैं, जो प्लेन सेडिमेंटेशन उसमें कितने हल्के रेट से हो रहा है और
जो कोगुलेशन वाला है सेडिमेंटेशन टाइप 2, उसमें कितने फास्टर रेट से हो रहा है, दुगने टाइम से हो जा रहा है। देखिए 500 था, 1000 हो जा रहा है, 1200 था पर डे तो 24,000 हो जा रहा है, 12,000 था 24,000 हो जा रहा है। ऑलमोस्ट ट्वाइस द ओवरफ्लो रेट जो है इसका सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन या टाइप 2 टैंक का जो ओवरफ्लो रेट है वो इससे दुगना है, ऑलमोस्ट दुगना है प्लेन सेडिमेंटेशन। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। थर्ड वाज योर हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला में आता है q upon b into h. This is in the range of 0.15 to 0.9 meter per minute and usually taken as 0.3 meter per minute. तो कभी आपको वेलोसिटी फ्लो vf निकालना होगा या फिर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी डिजाइन करते वक्त, तो आप डायरेक्टली इतना अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, 0.3 के अराउंड आप इसको अज्यूम कर सकते हो, नहीं तो रेंज 0.15 से लेकर 0.9 तक है, इसके बीच में आप अज्यूम कर सकते हो। जनरली हम लोग 0.3 मीटर पर मिनट लेते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि न्यूमेरिकल करते हो कभी कभी काम में आ जाता है, तब आपको जरूरत पड़ती है इसकी हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी में। नेक्स्ट टर्म इज योर फ्लो थ्रू पीरियड, टी डैश। इट इज एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बैच ऑफ वाटर टू पास थ्रू द सेटलिंग टैंक्स। ठीक है, कितना एवरेज टाइम लग रहा है एक बैच ऑफ वाटर को पास करने के लिए, सेटलिंग टैंक से पास करने में कितना एवरेज टाइम लग रहा है वो टाइम कराया जाता है फ्लो थ्रू पीरियड। ठीक है, सिंस द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द वाटर है शॉर्टर सर्कुलेटिंग इफेक्ट, हेंस टी इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिटेंशन पीरियड। तो ये जो आपका टी है फ्लो थ्रू पीरियड जो है ये हमेशा किससे कम होता है, डिटेंशन पीरियड से कम का रहता है। ठीक है, सो इसका ज्यादा यूज में आता नहीं है, अभी न्यूमेरिकल वगैरह में कहीं पाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। Next is your displacement efficiency. It is defined as ratio of flowing through period to detention period. एक इसका रेशियो है फ्लो थ्रू पीरियड जो मैंने आपको बताया, ये वाला फ्लोइंग थ्रू पीरियड टी डैश अपॉन द डिटेंशन पीरियड, मतलब कि टी डैश अपॉन टी का ये रिलेशन है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी। Generally, its value is between 0.25 to 0.5, but it is desirable to keep displacement efficiency more than 3. तो बोल रहा है कि 0.3 से ज्यादा इस डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी होनी चाहिए। और इसकी किस रेशियो, इसका क्या रेशियो है, टी डैश अपॉन टी। ठीक है, वेल टी डैश इज योर फ्लो थ्रू पीरियड और टी इज योर डिटेंशन पीरियड, तो इन दोनों के रेशियो को डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी बोलेंगे। लास्ट इज टैंक डायमेंशन। कभी आपको टैंक की रेक्टेंगुलर टैंक की डायमेंशन डिसाइड करनी होगी तो आप वर्थ कितनी डिसाइड करेंगे, 8 to 12 मीटर्स, एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12 मीटर्स। ये बात ध्यान रखेंगे, कभी भी आप डिजाइन करना चाहेंगे 12 मीटर से ऊपर उसकी वर्थ नहीं रखेंगे। ठीक है, लेंथ 4 टाइम्स ऑफ द वर्थ, जितनी आपको वर्थ अज्यूम किया उसकी 4 टाइम आप वर्थ ले सकते, वर्थ की 4 टाइम्स आप उसकी लेंथ ले सकते हैं। और जो उसकी डेप्थ है, हाइट है टैंक की, वो आप जनरली 2 to 4.5 मीटर्स रखते हैं। ठीक है, तो मतलब ये करीब करीब 1.8 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और 6 मीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए डेप्थ किसी भी हालत। ठीक है, ये कुछ आपके अजम्पशन के लिए कि कभी आपको अगर अज्यूम करनी पड़ गई कोई डायमेंशन तो आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। डेप्थ जो है आपका 2 से 4.5 मीटर के बीच में ही आप चूज करें। ठीक है, और लेंथ जो है 4 टाइम्स ऑफ वर्थ, जितनी आपने वर्थ ली है उसका 4 टाइम्स ऑफ लेंथ ले लेंगे। So these were the, these were the criteria, or you can say these were the design for the design of sedimentation tank. ठीक है, उसके लिए ये सारे के सारे पैरामीटर्स थे, तो ये सारे के सारे आपके डिजाइन में काम आएंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, अब स्लज जोन क्या होता है, स्लज मैंने आपको बताया जो भी पार्टिकल्स नीचे सेटल हो गए हैं वो नीचे जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं स्लज। द स्लज इज मैकेनिकली रिमूव्ड बाय स्क्रैपर्स, देन नो एक्स्ट्रा प्रोविजन ऑफ स्लज जोन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो स्लज जोन हमें प्रोवाइड करना पड़ता है नीचे, अगर उसको हम लोग स्क्रैपर से हटा रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा प्रोविजन लेने की जरूरत नहीं है। बट इफ स्लज इज रिमूव्ड मैनुअली, अगर आप उसको मैनुअली हटा रहे हो तो 0.82 to 1.2 मीटर ऑफ स्लज स्टोरेज डेप्थ इज रिक्वायर्ड। मतलब कि जब आप ये डेप्थ दे रहे होगे टैंक की तो आपको इतनी डेप्थ नीचे की 0.8 से 1.2 मीटर डेप्थ आपको स्लज के लिए रखना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड स्लज जोन, अगर आप इसको मैनुअली रिमूव करते हो। ठीक है, स्लज को, स्लज इज बेसिकली योर सेटल्ड पार्टिकल, जो नीचे जाके इम्प्योरिटी सेटल हो जा रही है वो आपकी स्लज कहलाई जाती है। अगर आप इसको स्क्रैपर के थ्रू निकाल लो तो आपको फिर कोई प्रोविजन लेने की जरूरत नहीं है। रेक्टेंगुलर टैंक हमने देख लिया। नेक्स्ट इज सर्कुलर टैंक। मैंने आपको बताया था ये रेडियल या फिर स्पाइरल फ्लो भी होता है इसमें रेडियल मतलब कि
अबाउट द रेडियस इसमें फ्लो होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंट कम एट द सेंटर। इन्फ्लुएंट क्या होता है, जो पानी आ रहा है, इन जो पानी आ रहा है, ठीक है, वो कहाँ पर आ रहा है, एट द सेंटर, एंड मूव्स रेडियली आउटवर्ड्स। तो सेंटर से वो मूव कर रहा है, इट विल मूव फ्रॉम सेंटर एंड इट विल मूव आउटवर्ड रेडियली, ठीक है। तो इस तरीके से आप मान लीजिए इसका अगर प्लान दिखाऊं तो ये आपका सर्कुलर टैंक है, यहां से आपका इनफ्लो हो रहा है और आउटवर्ड ऐसे इस तरीके से फ्लो हो रहा है, सेंटर से पानी निकल रहा है और बाहर की तरफ ये पानी फ्लो कर रहा है रेडियली, फाइन। तो इस तरीके का मूवमेंट होता है सर्कुलर टैंक में। At the circumference, wear is provided. In circular tanks, velocity of water continuously decreases from center towards circumference. जैसे जैसे सेंटर से circumference की तरफ बढ़ते रहेगा तो इसकी velocity कम होती रहेगी, ठीक है, और पार्टिकल सेटल होते रहेंगे। तो ये इस तरीके का मैकेनिज्म होता है कुछ सर्कुलर टैंक। Overflow wear of V notch is provided to reduce short circuiting and to ensure smooth drop of water. तो यहाँ पर ये जो होता है इसके circumference पे V notch का ओवरफ्लो वेयर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो जैसे जैसे बाहर की तरफ आते रहता है वेलोसिटी कम होती रहती है, पार्टिकल सेटल होते रहेंगे और यहाँ से आपका पानी रिमूव होता रहेगा इस तरह वी नॉच के थ्रू, पानी यहाँ से आप रिमूव करते रहेंगे बाहर से वेयर के थ्रू, ठीक है। इस तरीके का होता है सर्कुलर टैंक। बस में डिटेंशन टाइम निकालने का फॉर्म मैंने ऊपर बताया आपको सर्कुलर टैंक। फिर एक होता है हॉफर बॉटम टैंक, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्टिकल फ्लो होता है। इसमें जो है कुछ इस तरीके का टैंक रहता है, ठीक है। इसमें यहां से जो है वर्टिकल फ्लो कराया जाता है पानी को ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। फिर यहां से पानी गिरता है नीचे ऐसे, ठीक है। कुछ इस तरीके का होता है हॉफर बॉटम टैंक का। मैं आपको इसको थोड़ा डिजाइन इसका जो फिगर होगा उसके थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसमें देख लीजिए, वाटर एंटर थ्रू सेंट्रली प्लेस्ड इनलेट पाइप, ठीक है। सेंट्रली प्लेस्ड एक इनलेट पाइप है, यहाँ से पानी आता है एंड इज डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स बाय द डिफ्लेक्टर बॉक्स। यहाँ पर डिफ्लेक्टर बॉक्स होता है, उसके थ्रू इसको नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर देते हैं। वाटर ट्रेवल्स वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वाटर की डायरेक्शन क्या है, बेसिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाटर मूव करने लगेगा। द स्लज इज सेटल्ड एट बॉटम ऑफ द हॉपर कोन, बॉटम ऑफ द हॉपर फ्रॉम वेयर इट इज रिमूव्ड। तो यहाँ पर एक बॉटम में स्लज होता है, ठीक है। स्लज इज रिमूव फ्रॉम द बॉटम ऑफ हॉपर, यहाँ पर स्लज जाके इकट्ठा हो जाता है, यहाँ से फिर इसको रिमूव कर देते हैं स्लज को। वेयर इट इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ स्लज पाइप कनेक्टिंग टू पंप, तो यहाँ पर पंप लगाते हैं और यहाँ से स्लज को खींच लेते हैं बाहर, ठीक है। तो इस तरीके का इसमें मोशन रहता है। बट इसमें तीनों में देखिए क्या फर्क है, हॉरिजॉन्टल वाले में आपका जो फ्लो आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है और हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, हल्के हल्के पार्टिकल्स नीचे सेटल होते जाते हैं, इस तरीके से सेटल हो रहे हैं। सर्कुलर में क्या हो रहा है, आपका बीच से पानी आ रहा है, यहाँ से कहीं से पानी आएगा और वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे जैसे वेलोसिटी कम होगी पार्टिकल सेटल होते रहेंगे नीचे को, ठीक है, इस तरीके से। और हॉफर बॉटम टैंक में क्या हो रहा है, वर्टिकल फ्लो होता है, बीच से वर्टिकल फ्लो होता है और पानी को नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया जाता है। तो इसमें क्या होता है, पार्टिकल सेटल होते रहते हैं कहाँ पर, हॉफर बॉटम, ठीक है। और यहाँ से इसको स्लज को आप रिमूव कर लेते हो यूजिंग द पंप। तो इस तरीके की मैकेनिज्म है, इस तरीके के सेडिमेंटेशन टैंक्स हैं जिससे आप मतलब बेसिकली आप ये समझ लो कि सेडिमेंट्स किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ये सारी की सारी प्रोसेस है, ठीक है। तो अब इसमें जो है डिटर्मिनेशन ऑफ सेटलिंग टैंक एफिशिएंसीज हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक को ही बेसिकली अभी तक फोकस कर रहे हैं। अभी रेक्टेंगुलर सर्कुलर टैंक और ये जो आपको वर्टिकल वाला था, वर्टिकल फ्लो हॉफर बॉटम टैंक की अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल फ्लो टैंक को डिस्कस करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सेटलिंग टैंक एफिशिएंसी, सेटलिंग टैंक की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे आप, ये बताया गया इसमें। The efficiency of sedimentation basin या टैंक कुछ बोल सकते हैं आप, indicates percentage removal of suspended matter at given overflow rate। तो BS मतलब overflow rate पे कितना percentage of sediments जो है वो remove हो गए हैं, उसको आप बोलते हैं efficiency। So those particles will settle with velocity VS dash, जिस particle की velocity settling ये overflow velocity से overflow rate से ज्यादा होगी velocity, वो 100% रिमूव हो जाएंगे। वो तो हमने पहले ही डिस्कस किया था
कि ओवरफ्लो रेट जितनी है, ओवरफ्लो रेट वीएस जो हमारा, उससे बड़ी, उससे ज्यादा अगर वेलोसिटी आ गई किसी भी पार्टिकल की, तो वो रिमूव हो जाए। लेकिन उन पार्टिकल का क्या विच है वेलोसिटी वी एस डैश लेस देन वी एस, ओवरफ्लो रेट से कम है, जिनकी वेलोसिटी विल बी फ्रैक्शनली रिमूव्ड, वो पूरे के पूरे रिमूव नहीं होंगे, सिर्फ पार्शियली रिमूव होंगे। तो उसकी इफिशिएंसी हम कैसे निकाल सकते हैं? इफिशिएंसी कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, so we can use using this curve which is called cumulative frequency distribution curve. So इस कर्व में आप देखिए, यहाँ पे ये सेटलिंग वेलोसिटी है, ये मान लीजिए वी एस डैश जो है ये पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी है, और ये ओवरफ्लो रेट है वी एस, ठीक है। एंड ये है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स वेलोसिटी लेस देन वी एस, मतलब ये उतने फ्रैक्शन है, एक्स में दिखा रखा है इसको, ये इतने फ्रैक्शन है, मतलब ये 0 है कि 100% मान लीजिए, 1 मान लीजिए, ये इसके बीच में फ्रैक्शन है। 1 मतलब कि पूरे के पूरे रिमूव हो रहे हैं, और 0 मतलब कि बिल्कुल भी रिमूव नहीं हो रहे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जो वी एस है, जो सेटलिंग वेलोसिटी है, वहां पर तक कितने फ्रैक्शन रिमूव हो जाएंगे, उसको बोलेंगे एक्स एस, मतलब जितनी ओवरफ्लो रेट में जितने इतने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, इससे ऊपर कोई भी वेलोसिटी होगी, वी एस से ऊपर कोई भी वेलोसिटी होगी, तो देख लीजिए वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे जोन पे। और ये जोन कौन सा है? जहां पर 100% रिमूवल हो रहा है। उसी तरीके से वी एस से कोई किसी पार्टिकल की वेलोसिटी वी एस डैश है, कम है, मान लीजिए वी एस है वी एस डैश है, तो वो कुछ फ्रैक्शन में ही रिमूव होगा, लेट अस से वो फ्रैक्शन है x, ठीक है। तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं हम देखें। द ओवरऑल रिमूवल ऑफ पार्टिकल इन सेडिमेंटेशन टैंक इज फ्रैक्शन इज गिवन एज, देखिए ओवरऑल रिमूवल किस तरीके से दिया जाता है, इस फॉर्मूले से। तो ओवरऑल रिमूवल आर, टोटल कितना रिमूव हुआ है, 1 माइनस एक्स एस, 1 माइनस एक्स एस, मतलब इतना तो रिमूव हुआ ही होगा, क्योंकि वी एस से ऊपर का पोर्शन है। देखिए ना ग्राफ, इस तरीके का ग्राफ फॉर्म हो रहा है। तो जो वी एस से ऊपर वाला है, जो सेटलिंग वेलोसिटी, ये ओवरफ्लो रेट से ऊपर वाले हैं पार्टिकल्स, वो तो 100% रिमूव हो गए होंगे, तो 1 माइनस एक्सेस ये तो आ जाएगा आपका, जो रिमूव हो गए, प्लस कितने पोर्शन अब बचा है जो रिमूव होना है, समीशन ऑफ वी एस डैश, कितनी वेलोसिटी है उसका समीशन अपॉन वी एस डॉट डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है? यहां से यहां तक का जो वेरिएशन आ रहा है उसको बोलेंगे डेल्टा एक्स, मतलब कि परसेंटेज ऑफ रिमूवल कितना हो रहा है, वो आपका डेल्टा एक्स है। सो इनको कैसे कंप्यूट कर सकते हैं आप लोग, जल्दी से देख लीजिए इसको। आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, इसका ध्यान में रख सकते हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ नीचे कैसा है। सो एक्स एस जो है इज द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स विच हैव वेलोसिटी लेस देन वी एस। तो ये वो पार्टिकल्स हैं एक्स एस, यहाँ से लेके यहाँ तक का, 0 से एक्स एस तक वो पार्टिकल्स हैं जो जिनकी वेलोसिटी किससे कम है, वी एस से कम है, मतलब कि ये फ्रैक्शनली रिमूव होंगे, पूरे रिमूव नहीं होंगे, है ना। इट मींस 1 माइनस एक्स डैश 1 माइनस एक्स एस, तो 1 माइनस ये वाली जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन होगा? अगर ये पार्शियली रिमूव हो रहे हैं तो ये कौन सा होगा? ये वो पोर्शन होगा जो फुली रिमूव होंगे। इज द फ्रैक्शन ऑफ दोस पार्टिकल्स व्हिच हैव सेटलिंग वेलोसिटी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वीएस। ये वो पार्टिकल्स हैं जिनकी वेलोसिटी वीएस से ऊपर है, दैट मींस कि ये तो 100% रिमूव होंगे ही होंगे, है ना। इतना पोर्शन तो 100% रिमूव होगा ही होगा, प्लस इतना और रिमूव होगा, जो फ्रैक्शन होगा वो रिमूव होगा। And Vs dash upon Vs into delta x is the fraction of particles removed having velocity Vs dash less than Vs. Obvious सी बात है, जिसकी पार्टिकल की वेलोसिटी ओवरफ्लो रेट से कम होगी, उसका फ्रैक्शन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। So x dash is the fraction of particle having velocity Vs dash less than Vs. तो ये इतना फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स है जिनकी वेलोसिटी Vs dash है, जो कि Vs से कम है। The settling tank efficiency may be reduced by eddy currents, surface currents, vertical correction currents, density current, cold water and low hot water, ठीक है। तो ये जो है सेटलिंग टैंक की जो एफिशिएंसी है वो किससे रिड्यूस हो सकती है? या तो एडी करंट्स फॉर्म हो जाए, या सरफेस करंट्स, मतलब वाटर में अगर इस तरीके आए तो पानी सेटल, मतलब जो पार्टिकल्स है वो सेटल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, वैसे डेंसिटी करंट है, तो डेंसिटी मतलब कि जैसे कोल्ड वाटर है वो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, हॉट वाटर की कम होती है, तो हॉट वाटर ऊपर मूव करता रहेगा, तो उसके पार्टिकल्स उसमें सेटल होने की चांसेस कम है ना। जो कोल्ड वाटर है वो नीचे नीचे फ्लो करेगा, तो इन तरीके के वेरिएशंस की वजह से एफिशिएंसी रिड्यूस हो सकती है सेटलिंग टाइम की, ठीक है। तो ये सब भी चेक करना पड़ता है आपको सेटलिंग टाइम डिजाइन करने से पहले।
तो जो मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल आप देख लीजिए, बहुत सिंपल और छोटा सा न्यूमेरिकल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कितना परसेंटेज ऑफ रिमूवल हुआ होगा ये पूछा गया, और ये क्वेश्चन गेट पे भी आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, मैं इसको आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, आप लोग देखिए। और वाटर सैंपल हैविंग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेडिमेंट्स इज शोन बिलो। तो पार्टिकल्स का साइज दिया हुआ है, देखिए एमएम में 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5 एंड 0.6। ठीक है, ये साइज है पार्टिकल्स का, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। परसेंटेज पार्टिकल्स प्रेजेंट, तो 0.1 वाले पार्टिकल कितने हैं, 10% है पानी में, 0.2 वाले हैं 20%, 3 वाले 15, इसी तरीके से 0.6 वाले 20%, 0.5 वाले 30%। तो पूरे के पूरे उसका कंपोजिशन बता रखा है कि कितने साइज के पार्टिकल कितने कितने प्रेजेंट है। ठीक है, पार्टिकल की स्पीड बता रखी है वीएस डैश मीटर पर सेकंड में। जो 0.1 वाले पार्टिकल है वो देखिए उसकी स्पीड कितनी है 0.2, 0.2 वाले साइज के हैं उनकी 0.25। तो जैसे जैसे साइज बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे इनकी वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, देखिए। ठीक है, तो ये आपको डेटा गिवन है, आपको निकालना क्या है, total solids in suspended form are 1000 gram and overflow rate of the tank is 0.35 मीटर पर सेकंड। अब आप बताइए मुझे ओवरफ्लो रेट क्या होता था, मैंने क्या बताया था आपको, ओवरफ्लो रेट क्या बोलेंगे, वीएस। वीएस आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया ओवरफ्लो रेट, सरफेस लोडिंग, ये सारी चीज कुछ भी बोलेंगे तो आप समझ जाना वो वीएस गिवन है। ठीक है, वीएस इज गिवन इन मीटर पर सेकंड। देन फाइंड वेट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव्ड इन ग्राम, कितने ग्राम सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव हुआ ये आपको निकालना है, और सेटलिंग टैंक की एफिशिएंसी कितनी है वो परसेंटेज में वो निकालनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर ये डेटा गिवन है। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले आपको वीएस पता करना पड़ेगा जो कि कितना है 0.35 मीटर एमएम पर सेकंड। तो अब इससे कंपेयर कर लीजिए ना, जिस भी पार्टिकल की वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी 0.35 से ज्यादा, तो ऑब्वियस की बात है वो तो रिमूव हो ही जाएंगे, वो तो सारे के सारे सेटल हो जाएंगे। लेकिन जिन जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी 0.35 से कम है, जैसे ये वाला है 0.30, 0.25, 0.2, तो इनकी वेलोसिटी क्या है 0.35 से कम है, तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, फ्रैक्शनली रिमूव होंगे, पूरे के पूरे रिमूव नहीं होंगे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम लोग, सिंपल है। तो ये वाले जो हैं 0.4, 0.5 और 0.6 वाले पार्टिकल्स जो हैं ये तो पूरे रिमूव हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो 100% रिमूव हो जाएंगे, और ये वाले जो होंगे फ्रैक्शनली रिमूव होंगे। तो कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम कि कितना टोटल सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव हुआ है, वो कैसे पता करेंगे। सो फ्रैक्शन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस एक्स, एक्सएस मतलब वो वाले पार्टिकल्स जो पूरे के पूरे रिमूव हो जाएंगे, प्लस फ्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स जो फ्रैक्शन में रिमूव होंगे। ये तो फॉर्मूला था ऊपर, सीधे पुट ऑन कर दीजिए वैल्यू एक्स, एक्स एस एस फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स विद वेलोसिटी वीएस लेस देन वीएस। तो ऐसे कौन से पार्टिकल्स हैं जिनकी वीएस, जिनकी वेलोसिटी कम है वीएस से, वीएस है 0.35, देख लीजिए कौन कौन से पार्टिकल्स, ये वाला है 0.35 से कम, ये वाला है 0.35 से कम, और ये वाला है। तो 3 पार्टिकल हैं जिनकी वेलोसिटी कम है, 0.1, 0.2 और 0.3, ये 3 साइज है। ठीक है, और इनका परसेंटेज कितना है, पार्टिकल परसेंटेज इसका है 0.1%, 0.2%, आई मीन 10%, मतलब 0.1, 0.2 एंड 0.15। देख लीजिए टोटल परसेंटेज कितना है इनका, 0.1, 0.2 और 0.15। तो ये 0.45 है, मतलब बेसिकली 45% है। 45% ऑफ द पार्टिकल्स हैं जो फ्रैक्शनली रिमूव हुए। ठीक है, और रिमेनिंग जो 55% है वो पूरे के पूरे रिमूव हो जा रहे हैं। तो बहुत सिंपल हो गया। अब तो अगर आपको पता है कि 45% मतलब 0.45 जो है पार्शियली रिमूव हो रहे हैं, तो फुली रिमूव कितने होंगे, 1 माइनस 0.45 मतलब 55% जो है वो पूरे के पूरे रिमूव होंगे। सिंपल ऑफ फ्रैक्शन वाले फॉर्मूले में रख लीजिए वीएस डैश अपॉन वीएस इंटू एक्स। अब ये समेशन है तो सारे पार्टिकल्स लेने पड़ेंगे हमें। तो पहला पार्टिकल ले लीजिए आप 0.1 वाला, 0.2 वाला और 0.15 वाला, जिनकी वेलोसिटी वीएस से कम है। तो 0.1 वाले की कम थी, 2 की कम थी और 0.15 वाले की कम थी। सर ये परसेंटेज है, कितना परसेंटेज में, 0.1, 2 और 0.15, ये जो परसेंटेज गिवन था। और पार्टिकल का साइज देख लीजिए 0.1, 2 और 3, इनकी वेलोसिटी कितनी है 0.2, 0.25 और 0.30। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए 0.2 वी डैश, 0.25 और 0.3। वीएस तो कांस्टेंट है, वीएस 0.35, 0.35, 0.3। और ये कितना परसेंटेज, डेल्टा एक्स मतलब कितना परसेंट रिमूव हुआ है, 0.1, 0.2 और 0.5, मतलब ये कितना परसेंटेज है इसका। ठीक, तो इस फॉर्मूले से आपका आ जाएगा फ्रैक्शन 0.328। परसेंटेज कितना रिमूव हुआ है, सिंपल है, इस फॉर्मूले में आप रख लीजिएगा, इनटू 100 कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आ रहा था 0.55 या फिर 55% प्लस
0.328 ऊपर से कैलकुलेट कर लिया तो ये आ गया आपका 0.87, या फिर 200 करेंगे तो 87.8% आ गया। तो कितना टोटल रिमूव हो गया? 87.8% पार्टिकल्स रिमूव हो गए। किनको मिला के? जो पूरे रिमूव हुए वो और जो फ्रैक्शनली रिमूव हुए उनको मिला के 87.8% पार्टिकल्स रिमूव हो गए। तो वेट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव, तो कितने सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव होंगे? टोटल वेट कितना था सस्पेंडेड सॉलिड का? 1000 ग्राम था, 1000 ग्राम था और उसमें से 87.8 रिमूव हो गए। तो बहुत सिंपल है, कितने ग्राम रिड्यूस हो गए होंगे? 1000 इंटू 0.87 इतना परसेंट, तो कितना? 878 ग्राम आपके सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव हो गए। और इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी आप निकाल सकते हैं, रिमूवल इफिशियंसी आ जाएगी 87.8। तो क्वेश्चन गेट में आ चुका है, देख लीजिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको ऊपर गिवन डेटा को चेक करना है और एक फॉर्मूला याद करना है, ये वाला। इसमें आपको डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा नीचे। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, उसमें आप 2 मार्क्स स्कोर कर लेंगे गेट में आराम से, ठीक है। अब एक सिंपल क्वेश्चन और है आपका, जिसमें आपको टैंक की डायमेंशंस निकालनी है सारी की सारी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, देख लीजिए जल्दी से। 2 मिलियन लीटर ऑफ वाटर पर डे, तो मिलियन लीटर पर डे इतना पानी है, इज पासिंग थ्रू अ सेडिमेंटेशन टैंक विच इज 6 मीटर वाइड, 15 मीटर लॉन्ग एंड हैविंग अ वाटर डेप्थ ऑफ 3 मीटर्स। तो इसमें डायमेंशन दी हुई है, देखिए टैंक की 6 मीटर वाइड है, 15 मीटर लंबा है और उसकी डेप्थ कितनी? 3 मीटर्स की है। सिंपल। और कितना पानी का फ्लो हो रहा है उसमें? 2 मिलियन लीटर, 2 mld मतलब 2 मिलियन लीटर पर डे इतना फ्लो हो रहा है सेडिमेंटेशन टैंक में। तो आपको निकालना है डिटेंशन टाइम, एवरेज हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी मतलब vf निकालना है, या फिर vh जो भी बोल देंगे आप, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या फ्लो वेलोसिटी, vf और vh कुछ भी बोल सकते हैं। ओवरफ्लो रेट मतलब vs, मैंने आपको पहले बताया। ओवरफ्लो रेट, सर्फेस लोडिंग कुछ भी मिल जाए तो vs समझ लेना। एंड द वेट ऑफ द ड्राई सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव्ड पर डे इफ कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन इनफ्लुएंट वाटर 60 mg पर लीटर। अगर सस्पेंडेड सॉलिड 60 mg पर लीटर है तो ड्राई सस्पेंडेड सॉलिड कितने रिमूव हुए होंगे, और टैंक की एफिशिएंसी अगर 70% है, पहले से एफिशिएंसी बना। बहुत इजी क्वेश्चन, मेरे ख्याल से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो डिटेंशन टाइम का फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बताया। टाइम निकालने के लिए आप सीधे, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो आप वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज का फॉर्मूला लगा लेना। वॉल्यूम आपको पता है 16 × 15 × 3, ठीक है, एल बी इंटू एच। तो तीनों डायमेंशन पता है आपको, वॉल्यूम पता थी, डिस्चार्ज आपको मेरे ख्याल से इसमें गिवन है 2 मिलियन लीटर ऑफ वाटर पर डे। तो मिलियन लीटर, 2 × 10, मिलियन कितना होता है 10⁻6 लीटर पर डे। लीटर पर डे मतलब क्या यूनिट होती है? लीटर पर डे किसकी यूनिट होती है? डिस्चार्ज की होती है। तो डिस्चार्ज आपको पता है, पुट कर लीजिए। तो 6 × 15 × 3 आपका वॉल्यूम आ गया, और 2 × 10⁻6 इंटू 10⁻³ ये कन्वर्जन कर रखा हमने डिटेंशन टाइम को उसमें आवर्स में लाने के लिए, क्योंकि ये किसमें था? पर डे में था। तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, पर डे को आवर में कन्वर्ट कर लेना। तो पर डे को आवर में करने के लिए आपको 24 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आवर्स में आ जाएगा। तो डिटेंशन टाइम देखिए कितना आ गया, 3.24 आवर्स। तो सेडिमेंटेशन टाइम डिजाइन करने के लिए आपको 3.24 आवर्स का डिटेंशन टाइम रखना पड़ेगा, जिसमें इतने में पार्टिकल सेटल होते रहेंगे, इतने घंटे में। नेक्स्ट वाज टू फाइंड vf एंड vs। तो vf का फॉर्मूला क्या था? ऊपर वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है, डिस्चार्ज आपको पता है इनटू bh, vs के फॉर्मूला डिस्चार्ज अपॉन va। ये फॉर्मूले से आप ऊपर से निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली पुट कर लीजिए, q आपको निकल आया है, ये पर आर में चेंज कर दिया, इसलिए अगर आप डे में करना चाहें तो उससे वो भी आ जाएगा, ठीक है। ओवरफ्लो रेट भी सेम है, q आपको पता है, b इंटू एल आपको पता है, b इंटू एल आपको पता है यहाँ पर, सो दैट इज इजी। नाउ इसकी बस यूनिट पे ध्यान रखिएगा, जो वेलोसिटी फ्लो है मीटर पर मिनट में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पर आवर में था, आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो सिंपल है। लेकिन जो ओवरफ्लो रेट है इसका मैंने आपको बताया था, इसकी यूनिट क्या होती है? लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर में करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? b इंटू एल मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। q आपका जो डिस्चार्ज है वो लीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये था लीटर पर डे में, शायद है ना, लीटर पर डे में, इसको लीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। सो योर आंसर विल बी इन 925 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखिएगा आप, ओवरफ्लो रेट की यूनिट क्या है, और टाइम डिटेंशन टाइम की क्या यूनिट है, फ्लो की क्या यूनिट है। तीन चीज तो हमने फाइंड आउट कर ली।
नेक्स्ट है टोटल वेट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स एंटरिंग द टैंक पर डे। तो कितने सस्पेंडेड सॉलिड्स एंटर कर रहे हैं पर डे, देख लीजिए। कंसेंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन फ्लुइड इन वाटर 60 mg पर लीटर। तो इतने सस्पेंडेड सॉलिड का कंसेंट्रेशन है, सिंपल रख लीजिए 60। टोटल वेट ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड एंटरिंग पर डे 60 इंटू जो टोटल सप्लाई आ रही है 2 × 10⁶। सो दिस विल गिव यू 120 kg पर डे। तो दिस इज योर 2 मिलियन लीटर पर डे में था ना, तो मिलियन लीटर्स पर डे में था और ये मिलीग्राम पे, तो mg को kg में चेंज कर दिया पर डे, दैट इज सिंपल। सो इतना kg पर डे आपका सस्पेंडेड सॉलिड आ रहा है। तो टैंक की एफिशिएंसी कितनी है, 70% टैंक रिमूव कर देता है, ऊपर बताया देखिए। द एफिशिएंसी ऑफ द टैंक इज 70%, सिंपल है। सो परसेंट रिमूवल है 70%, तो कितना रिमूव कर देगा, 120 kg पर डे आ रहा है अगर सस्पेंडेड सॉलिड, तो 70% एफिशिएंसी रिमूवल की, तो कितना रिमूव कर देगा 120 का 70%, तो 84 kg पर डे सस्पेंडेड सॉलिड ये टैंक रिमूव कर पा रहा है। ठीक है, तो ये भी सिंपल इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। सो दिस इज योर 60 mg पर लीटर। ये यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखिएगा आप, 60 mg पर लीटर पे है पर लीटर, और ये है आपका 2 × 10⁶ मतलब मिलियन लीटर पर डे। तो आपका एल से एल कैंसिल हो जाएगा, है ना, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा mg पर डे। mg को आप kg में कर लीजिए कन्वर्ट, तो kg पर डे में आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, एवरीथिंग इज इजी, बाकी फॉर्मूला बेस्ड है सब कुछ। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, देखिए जो आया हुआ है, और इसमें मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये रेक्टेंगुलर की जगह सर्कुलर टैंक है। सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक फिटेड विद अ स्टैंडर्ड मैकेनिकल रिमूवल इक्विपमेंट टू हैंडल 35 ml मिलियन लीटर पर डे ऑफ रॉ वाटर। इतने को ये टैंक क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है। डिटेंशन टाइम दे रखा है 5 घंटे का, डेप्थ ऑफ द टैंक 3 मीटर दे रखा है। इसने बोला कि डायमीटर फाइंड कीजिए। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ डायमीटर फाइंड करना है, लेकिन ये डायमीटर आप तब फाइंड कर सकते हो जब आपको सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक वाले का फॉर्मूला पता होगा। तो वो फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया था। सो वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर टैंक इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, जो मैंने ऊपर आपको लिखा था, ये आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी ट्रीटेड इन डिटेंशन टाइम। सो आपको V इज नथिंग बट द क्वांटिटी या फिर वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर टैंक। ठीक है, इसका फॉर्मूला गिवन है, तो आप ये निकाल लीजिए कितना आ रहा है। 3.5 × 10⁶ डिस्चार्ज, ये आपका mld मिलियन लीटर पर डे में है। आप इसको मीटर क्यूब पर आवर में कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिकली आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, सो डिटेंशन टाइम कितना आपको 5 आवर्स में गिवन है और ये डे में है, तो इसको आप आवर्स में कर लीजिएगा, आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा। तो 3.5 इसको आवर में कन्वर्ट कर लिया डे को, इंटू 5 आवर्स इंटू 10⁻³ विल बी इन योर मीटर क्यूब। सो आपका टोटल वॉल्यूम आ गया। अब इसी वॉल्यूम को यहाँ फिट कर लीजिए आप, और इससे आप डायमीटर निकाल लीजिएगा। सिंपल है, देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, बस इसके आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आपको डायमीटर निकल जाएगा आपका। तो वॉल्यूम की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो भी इसका आंसर है 728, और डी स्क्वायर आप निकाल लीजिए यहाँ से, सॉरी डी आप निकाल लीजिए यहाँ से। हाइट आपको गिवन थी, हाइट मतलब डेप्थ ऑफ द टैंक गिवन है आपको, डायमीटर निकालना है डी। तो आप फिर से सिंपल कैलकुलेटर यूज करके आप लोग इसको डी क्यूब के फॉर्म में आएगा एक्चुअल में, है ना, डी क्यूब इंटू डी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। अब उसको कैलकुलेटर यूज करके आप लोग डायमीटर निकाल लीजिएगा। तो कितना डायमीटर आया, 16.94 मीटर का डायमीटर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप देख लीजिएगा इसमें बेसिकली क्या क्या है ना। एक क्वेश्चन और जो गेट में आया हुआ है वो देखिए कैसा है। इन अ कंटिन्यूअस फ्लो सेटलिंग टैंक हैविंग डेप्थ गिवन है 2.5 मीटर, लेंथ 60 मीटर गिवन है, velocity of water will be permitted. What velocity of water will be permitted for effective removal of 0.025 mm particle? अभी पूछा कितनी वेलोसिटी लगेगी कि हम लोग इफेक्टिवली इतने mm के पार्टिकल को रिमूव कर सकें, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.65 और काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है कि इसके लिए आपको ओवरफ्लो रेट और सेटलिंग वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, स्ट्रोक्स लॉ बेसिकली लगाना पड़ेगा, है ना। तो फॉर इफेक्टिव रिमूवल तब होगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी ग्रेटर देन होगी ओवरफ्लो रेट। ओवरफ्लो रेट हम कैसे निकाल सकते हैं, Vs
या तो इसके बराबर होगी या इससे बड़ी होगी, ठीक है। तो लिमिटिंग कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, वी एस डैश इक्वल टू वी एस, मान लेते हैं कि हमारी जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वही ओवरफ्लो रेट की जितनी है। फॉर्मूला आपको मैंने बताया, जी माइनस ये स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस 1/d² 18 न्यू विच इज योर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपका डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा सारी वैल्यूज। तो 9.81 आपका मीटर पर सेकंड में ये जी आ गया। जी इज योर स्पेसिफिक ग्रेविटी, कैपिटल जी 2.65 गिवन है, -1 इंटू डायमीटर। और डायमीटर का ख्याल रखिएगा ये आपका 0.025 mm में गिवन है, सो यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको ताकि वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकंड में आए। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ये कन्वर्ट आपको मीटर्स में करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर विस्कोसिटी की 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में दिया हुआ है, आपको इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। सो 18 इंटू 0.01 इंटू 10⁻⁴ कर रहे हैं, सिंपल आपका आंसर आ गया 5.62 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। तो ये तो आपकी वेलोसिटी आ गई, किसकी, पार्टिकल की इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली रिमूव हो जाए, सिंपल, ठीक है। लेकिन इससे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट वेलोसिटी ऑफ वाटर विल बी परमिटेड, अब पानी की क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो पूछ रहा है, वीएफ पता करना। तो वीएफ के लिए मैंने आपको ये रिलेशन पहले बताया था, वीएफ इज नथिंग बट वीएस इक्वल्स टू एल अपॉन एच। तो आपको ये सारे डायमेंशंस पता है, वीएफ आप यहाँ से निकाल सकते हो, वीएस आपने निकाल लिया 5.62 इंटू 10⁻⁴, लेंथ आपकी गिवन थी 60, ये देख लीजिए लेंथ ऑफ 60 मीटर्स एंड डेप्थ ऑफ 2.5 मीटर्स, सो हाइट आपकी 2.5 मीटर्स गिवन है। सो दिस विल गिव यू 0.0135 मीटर पर सेकंड, या फिर आप इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं वीएफ, ठीक है। सो दिस इज इन योर सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपकी फ्लो वेलोसिटी आ गई। तो मतलब आपको पानी का फ्लो कितना रखना पड़ेगा, 1.35 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब इतना फ्लो होना चाहिए, देखिए इतनी वेलोसिटी से पानी फ्लो करना चाहिए, तब जाके आपका ये जो पार्टिकल 0.025 साइज का ये 100% या फिर इफेक्टिवली रिमूव हो पाएगा, सिंपल। तो इस तरीके के क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं, फॉर्मूले वही हैं, 3 या 4 फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो को आप लोग जरूर एक बार रिव्यू कर लेना, बिकॉज ये जो 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताए हैं इसमें अभी, ठीक है, ये जरूर आएंगे आप लोगों के, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और ज्यादा टफ नहीं है, 3 या 4 फॉर्मूले पे बेस्ड घुमा फिरा के देंगे। कभी पार्टिकल का साइज पूछ लेंगे कितना रिमूव हुआ, कभी एफिशिएंसी पूछ लेंगे टाइम की, कभी डायमेंशन पूछ लेंगे, कभी डिटेंशन टाइम पूछ लेंगे, नहीं तो ओवरफ्लो रेट पूछ लेंगे, नहीं तो फ्लो वेलोसिटी पूछ लेंगे। तो ये सारी चीजें वो पूछेंगे घुमा फिरा के, लेकिन वो होगा सब कुछ नहीं फॉर्मूले से। तो 3-4 फॉर्मूला आप ध्यान में रख लीजिए और कैसे डिजाइन करना है आपको वो ध्यान में रखिएगा, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो 2-3 टाइप के क्वेश्चंस तो मैंने जो गेट में आए हैं वो मैंने आपको शो किए हैं यहाँ पे अभी, और कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके घर में खूब सारे क्वेश्चंस गिवन है स्पेशल सेडिमेंटेशन टैंक्स पे, ठीक है। अगर आप उसमें से 3-4 टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस का आइडिया आ जाएगी कि कैसे करना है, ठीक है। सबके सब सेम फॉर्मूला, इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड होंगे, कहीं से कोई बाहर का कुछ नहीं आएगा। इट इज जस्ट दैट कि वो क्वेश्चन को घुमाएगा, ठीक है। कभी इफिशियंसी चेंज करेगा, कभी इफिशियंसी निकालने को बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये कंसीडर करना पड़ेगा। सो दिस वाज योर टाइप 1 सेडिमेंटेशन टैंक, जो हमने अभी देखा कैसे उसको डिजाइन कर सकते हैं, कैसे डायमेंशन, कैसे फ्लो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कितनी सेटलिंग वेलोसिटी हो सकती है पार्टिकल्स की, ये सब हमने देखा। स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला क्या होगा वो हमने देखा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का टाइप 1 सेटलिंग टैंक। तो इस तरीके से पानी में हल्के हल्के पार्टिकल सेटल होते हैं, पानी का फ्लो हल्का किया जाता है, पार्टिकल सेटल होते हैं, फिर उसको नीचे से रिमूव कर लिया जाता है, जो ऊपर क्लीन पानी बचता है वो आपको आगे फर्दर यूनिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी प्रोसेस लगती है, देखो इतना हार्ड वर्क लगता है पानी को ट्रीट करने के लिए। ये सिर्फ एक यूनिट है अभी, इसके बाद और भी तरीके के ट्रीटमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका टाइप 2 सेडिमेंटेशन टैंक, जो मैंने सेडिमेंट्स विद कोगुलेशन बताया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टिकल्स को ना सेटल होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होता है, तो उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोगुलेंट ऐड कर देते हैं, केमिकल्स ऐड कर देते हैं, ताकि एक फ्लॉक बन जाए और उसके वेट से वो सारे के सारे पार्टिकल्स आके सेटल हो जाए, वो आपस में चिपक जाए और वो नीचे आके सेटल हो जाए, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस जो है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइप 2 सेडिमेंटेशन टैंक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो वो बेसिकली ज्यादा थ्योरेटिकल टाइप है, टाइप 1 सेडिमेंटेशन टैंक पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा।
टाइप 2 वाला जो है वो थ्योरेटिकल टाइप है, उसमें आपको ये पता है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि कौन सा कोवैलेंस यूज होता है, क्या केमिकल फॉर्मूलाज यूज होते हैं, ये सब आता है। तो जो भी नेक्स्ट क्लास होगी हम लोग टाइप 2 सेडिमेंटेशन टैंक या सेडिमेंटेशन टैंक में कोआगुलेशन बोलते हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लास। आप लोग अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा किसी ने मिस कर दी होती है।